लोगों ने जो इस वीडियो के पहले पार्ट में पढ़े हैं मानव संसाधन के, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, और भारत की विश्व की आबादी क्या है, ये सब पढ़े। जनसंख्या का वितरण क्या होता है, और ये जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ें। अगला आज का जो वीडियो है वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि एक जानकारी के लिए जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते ही हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो जनसंख्या परिवर्तन पढ़ेंगे कि कब से एकदम से जनसंख्या विस्फोट हुई, और अगला पढ़ेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है, जनसंख्या संगठन क्या होता है, और पिरामिड के बारे में, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, उसके आकार से कैसे क्या अनुमान लगाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और बस ज्यादा नहीं है, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 3 वीडियो है वरना 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ शेयर जरूर करिएगा जो भी आपके जानने वाले हैं, पढ़ रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, कारक क्या है, स्थल आकृति, यानी कि जो स्थल है उसकी आकृति पर निर्भर होता है, उससे भी जनसंख्या प्रभावित होता है। जैसे लोग पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे सुविधाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए वहां पे जो पर्वत है वहां पे जनसंख्या कम होती है और मैदानी इलाकों में ज्यादा होती है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे वाले क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए लोग हैं। गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो ज्यादा घने बसे लोग हैं क्योंकि उपजाऊ जमीन होती है, कृषि अच्छे से होती है, और वहां पे लोग अच्छे से रह सकते हैं। जब जहां से पहले तो ये था नहीं हम निर्यात कर लेंगे, कहीं से मंगा लेंगे, इतना आसान तो था नहीं अब, तो उस हिसाब से लोग बसे हैं। और जलवायु है, जलवायु इसी से इंसान जिंदा रहेगा। तो जलवायु, लोग समान रूप से चरम जलवायु, यानी जहां बहुत ज्यादा गर्म होता है और जहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है वहां पर रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल बहुत गर्म रहता है तो वहां पर रहना आसान नहीं है। रूस के ध्रुवीय प्रदेश, रूस का जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर रहना आसान नहीं है, वहां लोग कम रहते हैं। और कनाडा, जबकि कनाडा में तो लोग रह रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें आसान हो गई, जैसे ठंडे के समय हीटिंग की सुविधा एक अनुदान के रूप में सरकार देकर लोगों को रोक रही है। तो कनाडा का यहाँ नाम लिखा है, लेकिन आपने भी सुना होगा कनाडा में लोग काफी बस रहे हैं, जाते हैं। कनाडा और आर्कटिक में रहने से बचते हैं, तो इसमें अपवाद है कनाडा और आर्कटिक, ये सब जगह रहने से लोग बचते हैं। ऐसा नहीं कि लोग रहते ही नहीं, लोग रह रहे हैं लेकिन यहाँ पे कम है आबादी, बहुत कम। कनाडा अपवाद है। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में कौन सी नदी है, हुआंग ही, चांग, जियांग, तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पाई जाती है उसी के आसपास वाले क्षेत्र काफी घनी आबादी है वहां पे, और गंगा ब्रह्मपुत्र भारत में है तो यहाँ पे घनी आबादी है। और चीन में हुआंग ही और चांग, जियांग, जैसे भारत में ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, वैसे चीन में तो नदियों का दबदबा है। और मिस्र में नील नदी, ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं इसलिए यहाँ पे आबादी अच्छी से बसी है। आबादी कैसे बसी ये सब हिस्ट्री में आपने 6th क्लास में पढ़ा है, जो ना पढ़े हो प्लेलिस्ट बन गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल पाया जाता है, जहां पीने योग्य जल पाया जाता है। अलवणीय मतलब क्षारीय जल ना हो, पीने योग्य हो। ओके, तो वहीं पर रहेंगे, जल बिना कहाँ रह पाएंगे। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र है, नदी घाटियां, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या, जहां पानी ही मिलना मुश्किल है वहां कहाँ रहेंगे। और खनिज, ये सारी वजह है जहां जनसंख्या प्रभावित होती है, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहां ये सारी चीजें नहीं रहेंगी वहां लोग नहीं रहेंगे। खनिज, अब लोग क्या देखते हैं, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। जब दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान मिली
और मध्य पूर्व में तेल की भी खोज हो गई, तो लोग वहां पे रहने प्रेरित हो गए, क्योंकि होगा कि अब आमदनी होगी, काम मिलेगा और रहना आसान है। जब जहाँ काम मिलेगा, इंसान अपने काम से बहुत दूर नहीं रहना चाह रहा है कि 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर रहे, फिर जाए रोज काम करे, फिर शाम को घर जाए, जाना मुश्किल है। तो ये भी वजह है आबादी के बसने की। जहाँ खनिज संपदा होती, वहां भी बसते हैं लोग। और है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिएगा वीडियो में, अभी पढ़िएगा। आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई तो घने बसे क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे काम मिल ही जाता है हर किसी को। कुछ ना कुछ स्किल तो आता ही है, ईटा उठाना तो आएगा, कुछ बिल्डिंग में ही काम मिल जाएगा। सांस्कृतिक कारक, और सांस्कृतिक कारक क्या है? धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी, हर किसी को, कुछ लोगों को काम चाहिए, पैसा चाहिए, तो किसी को शांति चाहिए। ओके, तो वाराणसी है, ये यरूशलेम है और वेटिकन सिटी, सभी अलग अलग धर्मों के लिए ये तीनों मशहूर है। वैसे सब लोग आते जाते हैं सब जगह, लेकिन विशेष रूप से मैंने स्पेशली बता दिया कि वाराणसी है, यरूशलेम है, ये सब अलग अलग धर्मों के लिए काफी फेमस जगह है। इसके कुछ उदाहरण है, बता दिएगा। सांस्कृतिक कारक, और है सामाजिक कारक। तीसरा है सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। जहाँ अच्छा आवास मिल जाता है, शिक्षा की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य सुविधा यानी हॉस्पिटल और सारी चीजें होती है, कनेक्टिविटी होती है, रोड अच्छा होता है, वहां पे भी लोग अत्यधिक बसते हैं। जैसे पुणे, भारत का उदाहरण दिया गया, पुणे। पुणे, जबकि ज्यादातर लोग मुंबई मान लेते हैं, लेकिन पुणे ज्यादा अच्छा शहर है महाराष्ट्र का, मतलब भारत का पूरे। जीवन प्रत्याशा के बारे में पढ़ते हैं। अभी जीवन प्रत्याशा का जब आप पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि अच्छा है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो बूढ़े हो गए हो जल्दी मरे। ओके, जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? जिसमें एक व्यक्ति के, औसत व्यक्ति के जीवित, एक वर्ष में औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है कि इतने वर्ष में, एक वर्ष में इतने व्यक्ति जीवित रह सकते हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या कैसे परिवर्तित होती है, कैसे बढ़ जाती है, घट जाती है, इसके क्या कारण है? दो कारण है, एक है जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। जन्म दर मतलब एक वर्ष में कितने जन्म ले रहे हैं, और मृत्यु दर मतलब कि कितने लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं मानव इतिहास की लंबी, थोड़ा मानव का इतिहास पढ़ते हैं। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ी थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं ही नहीं थी। जनसंख्या बढ़ी क्या? जन्म तो उतने ही ले रहे थे, जन्म बहुत ज्यादा बच्चे ले रहे थे, लेकिन बचते ही नहीं थे। और जो लोग बचते थे, बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा उम्र पूरा ही नहीं करते थे, उससे पहले टपक जाते थे। ये भी वजह थी। तो ये आप आगे पढ़ेंगे। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में जन्मे बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही मृत्यु हो जाती थी। और चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, जैसे जैसे भोजन स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती गई, तो वो जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भी बच रहे हैं, और जो बड़े हो गए हैं वो भी लंबे समय तक बच रहे हैं, जिससे जनसंख्या बहुत बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन पॉइंट, 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, 1 अरब। फिर इसके बाद विश्व की बात हो रही है, 150 वर्षों बाद यानी 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। जब 3 अरब पहुंच गई तब इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते थे। जब 3 अरब पर जनसंख्या विस्फोट कहा गया, तो आज 7 अरब पर कौन सा विस्फोट कहा जाएगा, ये आप कमेंट में बताइएगा। ओके, ये आपके लिए है क्वेश्चन। आप अपने हिसाब से कहीं गूगल पर सर्च करके नहीं, आपको क्या लगता है इसको क्या बोलना चाहिए, ये आप लिखिएगा। ओके, इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में, यानी इतने कम समय, कहा 150 में कितने हुई थी, 150 वर्ष बाद 3 अरब हुई थी, 3 गुनी हुई थी, और कहा 40 वर्ष में ही 2 गुनी हो गई। कितना अंतर है।
और फिर इसके बाद में दुगनी हुई यानी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? खाद्य आपूर्ति, जो अभी मैंने बताया है, यानी भोजन की उपलब्धता, औषधियां यानी स्वास्थ्य सुविधाएं के कारण मृत्यु दर कम होना। और जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक थी, पहले भी थी, अभी भी है, और आगे भी शायद रहेगी, लेकिन मृत्यु दर बढ़ेगी। आने वाले समय में मृत्यु दर बढ़ेगी, क्योंकि एक लिमिट हर चीज की होती है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। ये अभी मैंने बताया था कि जन्म जो होते हैं उसको दर के रूप में नापा जाता है। और जन्म दर अर्थात प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी 1,000 व्यक्ति पर जितने जीवित रहते हैं उन्हें जन्म दर बोलते हैं, और जो जन्म लेते हैं। और मृत्यु दर को प्रति 1,000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, 1,000 व्यक्ति पर कितने मरे उसकी संख्या। तो भारत में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग जो है दोनों ऊंचे हैं। अभी आप पढ़ेंगे आगे। वैसे भारत के पिरामिड केन्या और कई कंट्री के मुकाबले ठीक है, यानी मानव संसाधन कहा जाएगा भारत के मानव को। 1,000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। आपने देखा होगा प्रवासी भारत प्रवासी दिन मनाया जाता है, डे मनाया जाता है जनवरी में, 9 जनवरी को। तो किसी क्षेत्र विशेष में, कहीं भी किसी देश या क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अभी आप इस चीज को समझेंगे, विश्व जनसंख्या वृद्धि अभी बताएंगे। अच्छा, जन्म और मृत्यु जनसंख्या के जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक कारण है, यानी इसमें किसी इंसान का कुछ नहीं काम है, कहा गया है प्राकृतिक कारण। लेकिन प्राकृतिक कारण, चलिए क्या बोले कि जन्म प्राकृतिक कारण है कि कौन सा कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। दोनों के बीच के अंतर जो होते हैं उसको देखो, कीवर्ड मैंने बता दिया एनसीईआरटी की, जो इसमें लिखा है प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं बीच के अंतर को। तो ये देखिए, ये समझते हैं 500 ईसा पूर्व में 100 मिलियन व्यक्ति रहे, विश्व की बात हो रही है। फिर जीरो यानी पहले सन से ईसा 500 ईसा पूर्व यानी 2024 से भी 500 पहले जाइए तो 100 मिलियन लोग थे। फिर 170 हुए, फिर 1,000 ईस्वी। अब यहाँ ईस्वी की बात हो रही है, कर्सर पर नजर रखिए, यहाँ पे ईस्वी की बात हो रही है, ईसा पूर्व। तो 265 थे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए। आज जो है 2025 में जो है अनुमान था, अब ये जनसंख्या रिपोर्ट सबकी आएगी ही 1-2 साल में, भारत की तो अब आनी ही चाहिए, अभी जनगणना ही नहीं हुई, आएगी क्या। तो 2025 में बताया गया 8,525 मिलियन जो है लोग रहेंगे। अच्छा, ये अनुमान लगाया गया है, तो कोविड ने भी तो कई लोगों को खाया है, तो ये अनुमान या तो यही रहेगा और या तो इससे कम भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है वो बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। अभी बताया था प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि देखिए, थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। जन्म दर देखिए ज्यादा हुआ, इमोजी के रूप में है, और मृत्यु दर कम हुआ, तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि मरे कम लोग, जन्म ज्यादा लोग ले रहे हैं, ये देखिए तराजू के हिसाब से बताया गया है। और जनसंख्या स्थिर कब रहेगी? जब जन्म दर और मृत्यु दर बढ़िया चलता रहेगा, यानी 3 लोग जन्म ले रहे हैं तो 3 लोग मर रहे हैं। जनसंख्या में कभी कभी जन्म दर कम हो रही है और मृत्यु ज्यादा हो रही है, तो भी जो है जनसंख्या में कमी होगी, जो कि इटली इसमें झेल रहा है। अब मृत्यु दर भी उसके ज्यादा नहीं है, लेकिन जन्म दर बहुत कम हो गई। जनसंख्या का संतुलन, तो ये जनसंख्या का संतुलन पर ये 3 चित्र थे। आगे बढ़ते हैं, ये शब्द बता देते हैं शब्दावली। अप्रवास उसे कहते हैं जब व्यक्ति नए देश में जाता है, जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो वहां पे वो अप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसको उत्प्रवास बोलते हैं, या उत्प्रवासी उस व्यक्ति को बोलते हैं। और इसको अप्रवासी भी बोलते हैं, जो अप्रवास पढ़ा है, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, किसी देश में आते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवासी, या अप्रवास बोल दीजिए, अप्रवासी द्वारा संख्या बढ़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें भीतरी जो है प्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है, यानी कहीं बाहर से लोग आके नहीं हुए हैं, वहां भीतरी तौर पर कैसे, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह उसी में आ गया, जैसे अब हमारे भारत में ही अ, अ, उसको कैसे समझाया, एक सेकंड, चलो आगे बताएंगे। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी। सूडान में लोग मरे नहीं है कि मृत्यु ही हो गई इतने सारे लोगों को। ये बहुत पुरानी खबर नहीं है, ये अभी चलती की है, हमें लगता है 2012 9 12 ऐसे कुछ समय की बात है, जो सूडान में अ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। एक आतंकवादी हमला भी हुआ था और कई सारी दिक्कतें थी। लोग वहां से छोड़ के दूसरे कंट्री में बस गए थे, तो वहां पे जो कमी हुई लोगों की, अ, जो छोड़ के चले गए उनको उत्प्रवासी कहा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है, अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास होता है, एक प्रवास होता है जैसे यूपी छोड़ के हम महाराष्ट्र चले जाएं, या किसी और जगह है, वो भीतरी प्रवास कहलाया जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास की समान प्रवृत्ति, अंतरराष्ट्रीय प्रवास उसे बोलते हैं जब भारत छोड़ के हम अमेरिका में बस जाए या कहीं किसी और कंट्री में चले जाए, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर चले आते हैं, जैसे हमारे देश में है, सभी देशों में है कि अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लोग गांव छोड़ के शहर में चले आए, तो वो भीतरी प्रवास कहलाता है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया, प्रवास को बारे में बता दिया, और अगला जो टॉपिक है वो अब अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, सो ये देख लीजिए जनसंख्या संगठन, ये सब चीजें पिरामिड। सो अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।